My name is Vinay. Welcome all of you in ABKS, and today we are going to talk about the most important aspect of CPF preparations paper 2, and that is essay writing. And not only that, we are going to talk about just how to write essay, we are also going to talk about how we can fetch maximum marks in essay writing. तो एवरेज मार्क्स जो मुझे मिले वो 10 तो मुझे मिलने ही चाहिए, लेकिन हाउ कैन आई स्ट्रेच माई सेल्फ टूवर्ड्स +1 ठीक है, 10 से 12 तक मैं पहुंच सकता हूं क्या? उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एज चाहिए, क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, है ना? तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल एसे में क्या करना है और उसके लिए प्रिपरेशन वाइज क्या करना पड़ेगा, इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट राइट नाउ। सो हाउ टू स्कोर 10 to 12 मार्क्स इन एसे राइटिंग। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भाई एसे राइटिंग का फॉर्मेट कैसा है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए एसे शुड बी रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्म। आपको बेसिकली 6 में से 4 ऐसे लिखने हैं, हम सब लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ए से एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको 6 में से कोई भी 4 लिखने की मतलब छूट है, प्लस आप इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने हिंदी में लिखना के बारे में सोचा है तो चारों के चारों आपको हिंदी में लिखने पड़ेंगे या फिर चारों के चारों इंग्लिश में। 3 पेजेस आपको मिलते हैं, मतलब बैक टू बैक 2 पेजेस प्लस 1 पेज, ऐसे 3 पेजेस में आपको 300 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। 18 मिनट का समय आपको मिलता है एक ऐसे खत्म करने के लिए, नॉट मोर देन दैट। इस 18 मिनट में आपको पहले 3 से 4 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। इनफैक्ट हम लोग इस बात को समझते नहीं है कि 6 में से 4 टॉपिक चूज करना इटसेल्फ इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। 2 से 3 मिनट वहां चले जाते हैं, पहले लगता है कि नहीं ये तो लिख दूंगा, फिर लगता है नहीं ये सही है, नहीं ये ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इस तरीके की चीजें व्हेन वी एक्चुअली राइट द एसे होती है। और बहुत बार फिर ऐसे भी होता है कि व्हाइल राइटिंग एसे वी फील लाइक कि इनिशियली मुझे लगा कि मेरे पास इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट लेटर आई रियलाइज कि नहीं, मेरे पास इतने पॉइंट्स नहीं है। और ये सब चलते रहता है, वो जो चीजें हैं ये टाइम खाती है। तो इसलिए हम लोगों को ना थोड़ा सा हमारे डिसीजन मेकिंग पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसे सामने आया है, सो व्हाट आई शैल डू, कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अंदाजा ले लूंगा कि मेरे पास ये इसके इसके ऐसे पॉइंट्स है, एंड देन आई वोंट चेंज माय डिसीजन, आई विल राइट द सेम ऐसे, बिकॉज जो टाइम वहां जाता है वो नुकसानदायक हो सकता है आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कौन से 4 ऐसे लिखने हैं। अब when it comes to the format of the essay, we should always understand that we should write a very interesting and impressive introduction। ठीक है, जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है उस टॉपिक के अंदर जाने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने की जो शुरुआत है वो इंट्रोडक्शन में होती है। सो आइदर आई कैन स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मे बी इफ आई एम अवेयर अबाउट इट, और अगर रिसेंटली उसके बारे में कुछ चीज घटी है तो उससे भी मैं शुरुआत कर सकता हूं और ओवरऑल उस चीज के बारे में थोड़ा सा ओपन अप कर सकता हूं। एग्जामिनर को थोड़ा सा क्यूरियस बना सकता हूं ये बताते हुए कि सर इस तरह की चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स भी खड़े हो रहे हैं। इतना बता के मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है खत्म कर दिया। इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ कोट, इवन दो इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन जिसने वो कोट लिखा है या दिया है या बोला है, उसका नाम नहीं भी पता होगा तो भी आप कोट लिख सकते हो, आपने लिखना चाहिए। आपने कोड से शुरुआत की, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो सिंपली आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या करंट इशू या सिंपली डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है तो आप सिंपली वो टॉपिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा का विषय है, ऐसी शुरुआत कर सकते हो। इंट्रोडक्शन 60 to 70 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पैरा में आपका इंट्रोडक्शन खत्म होना चाहिए। एसे राइटिंग जो है वो ओवरऑल 5 से 6 पैरा का इशू है। तो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन के लिए एक पैरा इस्तेमाल किया, बॉडी के लिए 3 से 4 पैरा इस्तेमाल किए, और कंक्लूजन के लिए एक पैरा इस्तेमाल किया। यहां 60 to 70 वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहां 50 या 60 वर्ड्स का एक पैरा आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन विच कैन बी अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एट मैक्स, राइट। सो विद इन 300 वर्ड्स वी हैव टू फिनिश आवर एसे। क्योंकि हम लोगों को 18 मिनट के अंदर उसको खत्म करना है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पहले 4 से 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ऊपर जाने वाले हैं। यू विल ट्राई टू रिमेंबर द पॉइंट्स, एंड व्हाट यू विल डू आफ्टर रिमेंबरिंग द पॉइंट्स, आंसर शीट के एंड में देयर इज बेसिकली अ पेज जहां रफ वर्क करने के लिए जगह होती है। तो आप वहां क्या करोगे, वहां बेसिकली आप लिखोगे जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं रिगार्डिंग द एसे, यू विल गेट दोस पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, वो पॉइंट्स अरेंज कर लोगे और उसके बाद आप वहां एक्चुअल एसे लिखना शुरू करोगे। आपने ये करना इसलिए जरूरी है और जो आपका टाइम बचाता है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरे पॉइंट्स हैं और इस तरह से मैं इसको अरेंज करने वाला हूं, राइट। इफ यू कैन डू दैट देन आफ्टर दैट यू कैन राइट द एसे प्रॉपर्ली। बॉडी जो है वो बेसिकली 3 से 4 पैराग्राफ की होनी चाहिए, राइट। बॉडी में आप एक्चुअली एक्सप्लोर करोगे कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स लिखने हैं,
अलग अलग जो डाइवर्सिटी है जो बॉडी में आनी चाहिए उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। अभी हम लोग बस ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली 3 से 4 पैराग्राफ में हम लोगों का ओवरऑल जो टॉपिक का डिटेल डिस्कशन है वो खत्म होना चाहिए। फिलहाल बस इतना समझ लो कि बॉडी 3 से 4 पैराग्राफ की बनती है, कौन कौन से पैराग्राफ में क्या क्या आना चाहिए, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ओके, उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो 30 to 40 वर्ड्स का होना चाहिए। कंक्लूजन में नॉर्मली व्हाट वी राइट अबाउट, फॉर एग्जांपल अगर हमने बॉडी के एंड में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में लिखा होगा, हमने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में लिखा होगा, सो वी कैन राइट अबाउट कि व्हाट विल बी देयर इंपैक्ट in brief. In conclusion, we can write about our own role or the role of society in providing the solution. We can write some wisdom, we can also write some quote or poetry, right, in the conclusion. We can talk about some global efforts if needs be, right. स्कूलिंग लेवल पे कुछ चेंज करना चाहिए, है ना, एजुकेशन लेवल पे कुछ चेंज करना चाहिए, ऐसी जो चीजें हैं वो हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो 30 से 40 वर्ड्स का कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बेसिकली है फॉर्मेट ऑफ एसे राइटिंग, जिसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन होगा 60 to 70 वर्ड्स का, उसके बाद 3 से 4 पैराग्राफ में ये जो पैराग्राफ है बॉडी के, इसमें अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने जो टॉपिक है वो क्यों भाई ये इशू है, कॉजेस लिख सकते हो आप, उसके इंपैक्ट्स के बारे में लिख सकते हो, है ना, सॉल्यूशंस के बारे में लिख सकते हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या किया जाना चाहिए, है ना। ये इस तरह से आपके 3 से 4 पैराग्राफ बॉडी के होंगे। उसके बाद कंक्लूजन के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम लोगों को बात करनी है कि एक्चुअली आपके एसे में क्या क्या आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री इफ पॉसिबल, और यू कैन स्टार्ट विथ व्हाई इट वाज न्यूज करंटली, और सिंपल डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। बट व्हेन वी गो इनटू द बॉडी, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट अबाउट द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट इशू। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू इंप्रूव अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हमारा इनकम कैसे बढ़ाएगा, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चर वाला रोल यहां कैसे आएगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, हम लोगों का फिस्कल या मॉनेटरी क्या चेंजेस हो सकता है, हमारा जीडीपी बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहां मेंशन कर सकते हैं। इसमें से किसी भी कोई भी चीज जो बेसिकली इकोनॉमिकल टर्म्स में आती है, बैंकिंग सिस्टम में क्या इंपैक्ट है, नहीं है ना, ये सारी चीजें। बहुत बार कुछ कुछ चीजें ओवरलैप होती है, जैसे कि टेक्निकल चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूपीआई है ना, तो यहां हम कुछ इंटरनेट और एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वी आर हेल्पिंग बेसिकली और इकोनॉमिकल मॉडल। तो ऐसा भी होता है, बट वी हैव टू इंक्लूड बोथ इकोनॉमिकल एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट्स। उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आने चाहिए। हमारा जो टॉपिक है वो किसी आर्टिकल के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके साथ कुछ लिंक दिखता है क्या, कोई लॉ पार्लियामेंट में उसके ऊपर बनाया है, या कोई जजमेंट पास हुआ है, या उसके रिगार्डिंग कोई कमिटी बनी है, वी कैन मेंशन सच स्टफ हियर। या फिर वोटर्स पे उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, कुछ डिविजिव पॉलिटिक्स उसमें है क्या, है ना, कुछ रीजनल इश्यूज वर्सेस नेशनल इश्यूज का कुछ झगड़ा इसमें दिख रहा है क्या, समथिंग लाइक दैट वी कैन इंक्लूड हियर। कभी कभी तो ऐसे होता है ना कि ऐसे ही पॉलिटिकल होता है, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल एंगल उसमें ज्यादा आएगा, लेकिन ध्यान रखना पॉलिटिकल एंगल होगा उसमें भी हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एंगल, सोशल एंगल डाल सकते हैं। इशू सोशल होगा उसमें भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंगल आएगा, एंड लाइकवाइज। तो जो मेन टॉपिक है, मेन थीम है, उसके अलावा भी छोटा छोटा आप स्ट्रेटेजिकली क्या है, डिफेंस वाइज क्या है, सोशली क्या है, इस तरीके की चीजें हर एसे में लिख सकते हैं। इस तरीके की डाइवर्सिटी अपने एसे में लेके आना शोज योर मैच्योरिटी एंड योर ब्रॉड व्यू टुवर्ड्स द टॉपिक, व्हिच कैन फेच यू दीस 2 एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। अगर हम सोशल की बात करते हैं तो हम सोसाइटी में जो है अलग अलग चीजों पे इसका कैसे इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का क्या सिनारियो है, हेल्थ का क्या सिनारियो है, वुमेन पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, या कौन कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से वुमेन सफर कर रही है, या और कुछ भी इशू है, या उनका ग्रोथ मॉडल कैसा है, कैसा सिनारियो पहले था और अभी कुछ चेंज हुआ है क्या, किसी लॉ की वजह से या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, ओल्ड एज पीपल, ट्राइबल्स, है ना, दिव्यांग, इसमें से किसी भी कोई भी एस्पेक्ट जो आपको उस वक्त याद है। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू ऑल दीज एस्पेक्ट्स because if you at least remember these categories, even though you are not aware too much about the topic, but at least you can think about these categories and write something about these categories. So at least you, मतलब we need to understand, हम लोगों को 12 मार्क्स चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी टॉपिक के बारे में नहीं आता है तो भी we should be able to think about the survival, मतलब 5 से 6 मार्क्स तो हमको मिलने ही चाहिए, है ना। तो उस केस में ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन इस तरीके की डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, सोशल, उसमें वो कौन कौन से सब एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में हमने देखा, ये अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली राइट अ गुड एसे, ठीक है। एक होती है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी हम हमारे एसे में ला सकते हैं कि भाई कोई इशू है, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है,
है ना? तो इससे ओवरऑल पिक्चर दिख जाता है और फिर हम उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स या सॉल्यूशंस देंगे, है ना? तो हमारा इश्यू जो है कवर हो जाएगा। कोई चीज क्यों इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, है ना? उसके बारे में भी हम अपने ऐसे में लिख सकते हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी इश्यू और एनी टॉपिक। देन डेफिनेटली गवर्नमेंट का रोल जरूर आएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के स्कीम्स के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई लॉ, राइट, या कोई कमिटी के बारे में भी अगर हमको पता है तो आपने वो मेंशन करना चाहिए और उसको अंडरलाइन करना चाहिए। ऐसे राइटिंग में अंडरलाइन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अंडरलाइन करने से क्या होता है? अंडरलाइन करने से ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एग्जामिनर को सामने दिख जाती है एंड इट कैन हेल्प यू, बिकॉज उसको ऐसे चेक करने में आसानी होती है, राइट? सो यू कैन गेट बेटर मार्क्स देयर। सो अंडरलाइन जरूर करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ कंसेप्ट अगर आपने लिखा है तो उसको जरूर अंडरलाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट के रोल के साथ कुछ एनजीओ के नाम आपको पता होने चाहिए जो इस फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कोई होगा उस फील्ड का, उसका मेंशन करना ऑलवेज हेल्प्स। ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस देना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपर्ट्स ऑलवेज हेल्प्स इन ऐसे राइटिंग। अगर ये चीजें आपने ध्यान में रख ली, इससे ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है, बस इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, सोशल चीजें, उसमें भी कुछ इस तरह के मैंने बेसिक बेसिक सब टॉपिक्स बोले हैं। अब देखो, मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि ऐसे कैसे लिखना है वो तो बताऊंगा, बट फॉर दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू मस्ट डू। सो एवरीबडी शुड मेक अ नोटबुक, अ बिगर नोटबुक, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जो भी है। सोशल में भी फॉर एग्जांपल फिर वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ट्राइबल्स, और उसके रिलेटेड जो कुछ डेटा आपके पास आ रहा है वो उस सेक्शंस में लिखना चाहिए। कुछ कोट आपने पढ़ा वो वहां लिख दिया, और वो नोटबुक जो है वो बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और जो कुछ आप ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, पेपर टू का टेस्ट सीरीज लगाना इज मस्ट। देन एंड देन ओनली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन पेपर टू, बिकॉज आप लिखोगे, आपको रिव्यू मिलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, राइट? तो इस तरीके की चीजें आपको एक नोटबुक में बना के रखनी है। बहुत सारा करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो जो कुछ स्टैटिक डेटा वहां से मिलता है या करंट अफेयर से कुछ डेटा मिलता है जो पढ़ते वक्त लगता है कि भाई हाँ ये सही है, ये काम आएगा, तो वो आपने नोटबुक में लिखना है। उस नोटबुक को पढ़ते रहना है सिर्फ इस एंगल से कि अगर इसके रिलेटेड टॉपिक आ गया तो मैं ये लिखूंगा। और हम जो मॉक एसेज लिखते हैं टेस्ट सीरीज में, उसमें इस डेटा को जानबूझ के इस्तेमाल करने की आदत डालनी है। When you will use it, then only that data will stay with you and it will help you in exam. Otherwise, डेटा नोटबुक में रह जाएगा। तो प्रिपरेशन भी पेपर टू का इस तरह से होना चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस और डेटा कलेक्शन, उस डेटा को पढ़ना, इस्तेमाल करना, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एसी राइटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ कुछ चीजें इस तरह से ध्यान में रखनी है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कंपलसरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री के बारे में लिखो, आप ओवरऑल बीच में भी कहीं इंट्रोडक्शन बॉडी में थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो कि ब्रिटिश इरा में क्या हुआ था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा सा क्या सिनारियो इसका था। सो यू कैन मेंशन अ लिटिल बिट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द टॉपिक। देन ग्लोबल कंपैरिजन के बारे में लिखना हमेशा हेल्प करता है। कभी भी ध्यान में रखना जो टॉपिक दिया है उसमें इन इंडिया, ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया है क्या, अगर है तो इंडिया कंटेक्स्ट में लिखना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये भी ध्यान में आना चाहिए कि ग्लोबल एंगल से उस टॉपिक को आपको प्रेजेंट करना है। ज्यादा आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो मोटा मोटा है, अगर किसी स्पेसिफिक देश का एग्जांपल आपको पता है तो प्लीज डू मेंशन इट। उसके साथ साथ कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है लाइक यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ, तो उनके बारे में लिखना, उनके इनिशिएटिव्स के बारे में लिखना, राइट? ऑलवेज हेल्प्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मेंशन करना इन कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप जो है हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी, उसमें से कुछ प्रियम्बल को रट्टा मार लो और कुछ चीजें जो लगती है कि भाई ये काम आ सकती है लिख सकते हो। कोट्स जो है आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, कोट्स, पोएट्री जैसी चीजें जो है, संस्कृत श्लोक है कुछ, अगर आपके पास होंगे, आपने कुछ याद करके रखे हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। यू कैन राइट कोट्स और पोएट्री इवन इन द कंक्लूजन, नॉट ओनली इन द इंट्रोडक्शन, सो इट ऑलवेज हेल्प्स। So if you can do all this stuff, if you can collect all this stuff in a notebook, read it daily, use it in your test series और जो भी आप ऐसे लिख रहे हो, and if you try to write essay in the way we have discussed right now, then nobody can stop you from getting average 10 marks. और अगर आपने कोट्स, ग्लोबल कंपैरिजन और इसमें से कुछ चीजों का अच्छा कॉम्बिनेशन लगाया, टू द पॉइंट लिखना, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ अच्छे से बनाकर लिखना, ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से की तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एसे। लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस अभी से शुरू करना जरूरी है। इट इज अ स्किल, इट डज नॉट डेवलप ओवरनाइट। वी नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू पेपर टू प्रिपरेशन। उसके लिए टाइम निकालना और लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। इफ यू कैन डू दैट, nobody can stop you from getting even 12 marks for sure, right? So with this I'll stop here. If you have got anything to mention, please mention us in the comment box. We'll be definitely coming back to you. Thank you.